हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होली का त्यौहार जा चुका है और आप लोग वापस से तैयारी के रंग में आ चुके हैं। केपी सर ऑल इन वन पर मैं सिलेक्शन गुरुजी आपका एक बार फिर स्वागत करने जा रहा हूं दोस्तों। और नए टॉपिक्स की श्रेणी में सेकंड ग्रेड एसएसटी में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि ये नया नहीं है, ये पहले आपके जीके के पेपर में होता था, फर्स्ट पेपर में होता था। अब इसको आपके सेकंड पेपर में ले आए। पहले ये जीके वाले पेपर में होता था, अब इसको ले आए हैं दोस्तों सेकंड पेपर के अंदर, पॉलिटी के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, दलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम इन इंडिया की हम बात करने जा रहे हैं। दलीय व्यवस्था, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। और दलीय व्यवस्था का मतलब है राजनीतिक दल क्या होते हैं, किसी देश में दलों का सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से राजनीतिक दल भारत में हैं, उनकी कैटेगरी क्या है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, दलीय व्यवस्था को जानने से, पार्टी सिस्टम इन इंडिया हम देखने जा रहे हैं। एक बार मैं आपका ध्यान यहाँ इस बिंदु पे ले आता हूँ कि इस दलीय व्यवस्था को जानने से पहले भी आपको राजनीतिक दल को जानना पड़ेगा दोस्तों। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना राजनीतिक दल को जाने जो पार्टी सिस्टम है उसको नहीं जान सकते। पहले आपको पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा। और राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसकी बड़ी अनोखी परिभाषाएं हैं दोस्तों। पॉलिटिकल सिस्टम को जानने के लिए हमें राजनीतिक दल की कुछ गजब की परिभाषाएं देखनी पड़ेगी दोस्तों। ये न्यू ऐड टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में, एसएसटी के अंदर। आइए राजनीतिक दल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और अभी भी दोस्तों ये जो पीटीआई का पेपर है उसमें तो जीके में अभी भी राजनीतिक दल है। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में पार्टी सिस्टम था, भारत के राजनीतिक दल थे, जिसको हटा दिया। अब ये एसएसटी के अंदर पॉलिटी वाले पार्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, पार्टी सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले राजनीतिक दल को जान लेते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग परिभाषाएं हैं दोस्तों राजनीतिक दल की। पहले कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं, फिर राजनीतिक दल को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। गजब गजब की परिभाषाएं हैं दोस्तों। पॉलिटी में ऐसी परिभाषाएं गजब पूछी जाती है। पहली परिभाषा है हुबर की। हुबर क्या कहते हैं, राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक मशीन में, प्रजातांत्रिक मशीन में या प्रजातांत्रिक मशीन के पहिए में, प्रजातांत्रिक मशीन के पहिए में डाला जाने वाला तेल हैं। तो हुबर साहब ने तो बड़ी गजब की मजाक कर दी है। इन्होंने राजनीतिक दल को ग्रीस बना दिया है दोस्तों। जब भी हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है और ऐसा लगता है पहिया ढंग से नहीं चल रहा है, हम तो साइकिल के अंदर भी आप देखते हैं ग्रीस यूज करते थे और फिर वो ढंग से जो है चलने लग जाता था। तो राजनीतिक दल जो हैं वो दोस्तों प्रजातांत्रिक मशीन के पहिए में डाला जाने वाला तेल है, जिससे कि प्रजातांत्रिक मशीन ढंग से मूव करती है। ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसी बात कह रहे हैं मिस्टर हुबर। चलिए दूसरा देख लेते हैं, मुनरो की परिभाषा। मुनरो ने भी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। मुनरो, ये सब राजनीतिक दल के बारे में क्या सोचते हैं और फिर राजनीतिक दल की सबसे अच्छी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्रात्मक शासन, लोकतंत्रात्मक शासन लोकतंत्रात्मक शासन राजनीतिक दल अथवा दलीय शासन का ही
दलीय शासन का ही दूसरा रूप है। मुंडो साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं दोस्तों कि अगर आपके देश में प्रजातंत्र है तो इसका मतलब आपके देश में राजनीतिक दल होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके देश में राजनीतिक दल नहीं है तो फिर आपके देश में प्रजातंत्र भी नहीं है। एक नहीं, एक से ज्यादा होने चाहिए। इसमें यह भाव भी निहित है। जैसे उत्तर कोरिया में आप देखिए, केवल एक साम्यवादी दल आपको दिखाई देगा, दूसरा दल वहां है ही नहीं। इसका मतलब वहां लोकतंत्र भी नहीं है। अगर आपके देश में राजनीतिक दल हैं, अगर आपके देश में लोकतंत्र हैं, तो इसका मतलब वहां पर दलीय शासन होगा, यानी एक से ज्यादा दल होंगे। और अगर आपके देश में केवल एक ही राजनीतिक दल है, यानी वहां पार्टी सिस्टम नहीं है, तो फिर आपके देश में लोकतंत्र भी नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब एक परिभाषा देखते हैं, वो तो अलग ही बात कहता है। देखिए, लोकतंत्र को दल से जोड़ा है, लेकिन यह परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है, बहुत इंटरेस्टिंग परिभाषा है। लॉर्ड ब्राइस राजनीतिक दल लोकतंत्र से भी पुराने तथा अनिवार्य हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तो कह रहे हैं राजनीतिक दल पहले आए और लोकतंत्र बाद में आया। तो दोस्तों, हम अपने सिलेबस में देख रहे हैं, हमें पार्टी सिस्टम समझना है, लेकिन पार्टी सिस्टम को राजनीतिक दल को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। और राजनीतिक दल की वैसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन 3-4 की मैंने आपसे चर्चा की, जिसमें हुबर ने राजनीतिक दलों को प्रजातांत्रिक मशीन के पहिए में डाले जाने वाला तेल बता दिया है, जिससे आपकी ये प्रजातांत्रिक मशीन अच्छे से मूव होती है। मुंडो साहब कहते हैं लोकतंत्रात्मक शासन और दलीय शासन दोनों एक ही चीज है। अगर लोकतंत्र है तो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है तो लोकतंत्र है। और ब्राइस तो कह रहे हैं भैया राजनीतिक दल पहले आए और लोकतंत्र बाद में आया। ये ब्राइस की परिभाषा है। लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी मानी जाती है दोस्तों? यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक दल की सबसे अच्छी परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा देते हुए एडमंड बर्क ने कहा था, एडमंड बर्क ने कहा था, यह सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है दोस्तों। एडमंड बर्क ने कहा था राजनीतिक दल लोगों की ऐसी संस्था हैं, लोगों की ऐसी संस्था हैं जो किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों पर, जो किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए
इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी परिभाषा राजनीतिक दलों की अगर कोई मानी जाती है तो वो एडमंड बर्ग की मानी जाती है। बर्ग क्या कहते हैं? राजनीतिक दल लोगों की एक ऐसी संस्था है दोस्तों, इसमें लोग, सामान्य लोग शामिल है दोस्तों, लोगों की एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर लोग क्या हैं? विशिष्ट सिद्धांतों पर कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर आप राजनीतिक दल में जुड़ते हैं। अभी भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर एक का कुछ न कुछ विशिष्ट सिद्धांत है, तो उसके आधार पर आप उस पार्टी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर, लेकिन आप किस आधार पर जुड़ते हैं? भले ही वो पार्टियां अलग अलग हो, लेकिन वो राष्ट्र के हित के लिए काम करे। आप राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए क्या हुए हैं? इकट्ठे हुए हैं। एडमंड बर्ग ने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय हितों से और विशिष्ट उद्देश्य से जोड़ा है। तो कई सारी परिभाषाएं आप लोगों को मिलेगी और मैं उम्मीद भी करता हूं आप, हमारी एक क्लास आपका मार्गदर्शन है, आप और ज्यादा पढ़ें, राजनीतिक दल की जितनी परिभाषाएं मिले वो सारी लिखें, लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर कोई मानी जाती है तो वो एडमंड बर्ग की मानी जाती है। तो आपको सारी परिभाषाएं लिखनी है, लेकिन बेस्ट परिभाषा है एडमंड बर्ग की। अब चलते हैं दोस्तों, राजनीतिक दलों में आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दलीय प्रणाली की। दलीय प्रणाली की, आखिर पार्टी सिस्टम कैसे होते हैं? वैसे कई प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, लेकिन मुख्यतः पार्टी सिस्टम 3 प्रकार के हैं दोस्तों। मुख्यतः राजनीतिक दलों के जो सिस्टम हैं वो 3 प्रकार के हैं। विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है दोस्तों। आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले चलते हैं दलीय प्रणाली में। एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली। और क्या होता है एक दलीय प्रणाली में, जरा देख लेते हैं। इसमें केवल एक ही दल पाया जाता है, अथवा केवल एक ही दल की, केवल एक ही दल की प्रधानता होती हैं। जैसे एक समय था दोस्तों, नाजीवादी जर्मनी, केवल नाजीवादी दल ही वहाँ पर था। जैसे नाजीवादी, फासीवादी इटली में जो था फासीवाद, चीन, उत्तर कोरिया आदि। यहाँ या तो एक ही दल होता है, दूसरे दलों को पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता जैसा उत्तर कोरिया में है, और या फिर दूसरे दलों को पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिलता है लेकिन उनका महत्व नहीं के बराबर होता है। जैसे चाइना, वहाँ दूसरे राजनीतिक दल भी हैं लेकिन उनका महत्व नहीं के बराबर है। तो ऐसी दलीय प्रणाली जो है दोस्तों, एक दलीय प्रणाली कहलाती है। अब चलते हैं दोस्तों द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इस दलीय प्रणाली में दो समान महत्व वाले राजनीतिक दल आपस में सत्ता के लिए प्रतियोगिता करते हैं।
प्रतियोगिता करते हैं। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि वर्तमान में कौन से राज्य में, अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए, पिछले काफी समय से द्विदलीय प्रणाली पाई जा रही है, तो आप क्या आंसर करेंगे दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रखा है दोस्तों। आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं दोस्तों, आपको इसके लिए मौका है। वर्तमान में किस राज्य में द्विदलीय प्रणाली सबसे अच्छी पाई जाती है? तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, बताइए। यह अभी आरएस में प्रश्न पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है दोस्तों कि द्विदलीय प्रणाली जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो जवाब है दोस्तों ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आरएस की एक परीक्षा में पूछा गया कि पिछले 20 वर्षों से राजस्थान एक द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण बन गया है, सिद्ध कीजिए। ये आरएस में जो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है दोस्तों, उसमें बड़ा प्रश्न पूछा है। तो अगर आप में से कोई आरएस की भी तैयारी कर रहा है तो उसके भी काम का बिंदु है। और आप जानते हैं दोस्तों, 98 के बाद से यही चला आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। और हर 5 साल में यहां की जनता चेंज कर देती है। जो विपक्ष में है बाद में वो सत्ता में चला जाता है, जो सत्ता में है वो विपक्ष में चला जाता है। इसका मतलब विपक्ष जो है वो भावी सत्ता पक्ष है और जो सत्ता है वो भावी विपक्ष है। तो हमारा राजस्थान जो है दोस्तों, फिलहाल भारत के अंदर द्विदलीय प्रणाली का बेस्ट एग्जाम्पल बनकर के रह गया। और यह आरएस की परीक्षा में पूछा है, मुख्य परीक्षा में। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को 2 ही उदाहरण याद रखने दोस्तों, ब्रिटेन तथा दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि बहुत सारे देशों में यह पाया जाता है दोस्तों, हम इसमें कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी ले सकते हैं, न्यूजीलैंड को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे उदाहरण दोस्तों यही है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन में जो सत्ता में मुख्यतः झगड़ा रहा है, ब्रिटेन में अनुदार दल तथा लेबर पार्टी यानी मजदूर पार्टी में हमेशा से संघर्ष देखने को मिला है, मजदूर पार्टी। और यूएसए में डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिक पार्टी के मध्य ऐसा संघर्ष देखा जाता है। तो द्विदल के सबसे अच्छे उदाहरण है दोस्तों आपके ब्रिटेन और यूएसए। अब चलते हैं दोस्तों एक और बिंदु की ओर, चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर चर्चा करते हैं हम लोग, और ये हैं दोस्तों बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी दलीय प्रणाली, एक ऐसी दलीय प्रणाली जिसमें अनेक राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इसी कारण
और इसी कारण इस व्यवस्था में गठबंधन सरकारें देखी जाती हैं। एक से ज्यादा पार्टियां, दो से भी ज्यादा पार्टियां देखी जाती हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इसमें सबसे ज्यादा फ्रांस को पूछा जाता है दोस्तों। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अगर कई बार पूछ लिया जाए तो फ्रांस इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है दोस्तों। इसके उदाहरण हैं फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इसी में ही आ जाता है दोस्तों। पाकिस्तान, भारत आदि। लेकिन भारत को इसमें देखते ही आपको लगेगा कि गुरुजी ये हालात आज जो हैं वो हमेशा थोड़ी थे। ये हमेशा के हालात थोड़ी है। एक समय था जब भारत में कांग्रेस का दबदबा बोलता था। ये वाली चीज थी दोस्तों पहले भारत के अंदर। कौन सी? एक दलीय प्रणाली। एक दलीय तो नहीं कहेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक दल के प्रभुत्व वाली अवस्था, जिसमें पार्टियां तो और भी थी, लेकिन सबसे पावरफुल अगर कोई थी तो कांग्रेस। दूसरी पार्टियों को जनता भाव ही नहीं देती थी। एक समय था जब भारत में एक दलीय प्रभुत्व रहा और वो एक दल था कांग्रेस। तो हिंदुस्तान में हम आज कह सकते हैं दोस्तों, ये आज हम कह सकते हैं बहुदलीय प्रणाली, और आज नहीं है, इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 1989 से। भारत में गठबंधन सरकारें कब बनी? 1989 से। आप लोग जानते हैं दोस्तों 1989 में पहली गठबंधन सरकार बनी जिसमें कई सारे राजनीतिक दल शामिल हुए। 1989 में आप लोग जानते हैं दोस्तों भारत में एक सरकार बनी और उसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। क्या आपने इसके बारे में सुना है दोस्तों? और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में ये जो बहुदलीय प्रणाली है दोस्तों, वाकई में ये कब अस्तित्व में आई? 1989 में, जब भारत में पहली गठबंधन सरकार बनी जिसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। और इसमें दो प्रधानमंत्री हमारे देश ने देखे दोस्तों। इसमें आप लोग जानते हैं दो प्रधानमंत्री हमारे देश ने देखे थे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। ये दो प्रधानमंत्री हमारी देश ने देखे। माफ करें, मैंने वर्ष गलत लिख दिया, 1989, माफ करें, 89। फिर आप लोग जानते हैं दोस्तों 96 के अंदर आई हमारे देश में संयुक्त मोर्चा सरकार। संयुक्त मोर्चा सरकार। और इसमें भी हमने दो प्रधानमंत्री देखे, एच.डी. देवेगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। फिर हमने एक सरकार और देखी दोस्तों 2004 में। 2004 से हम देखते हैं दोस्तों एक और गठबंधन आया जिसका नाम था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और ये आप लोग जानते हैं दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह।
आप लोग इसको यूपीए के नाम से ज़्यादा जानते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट, यूपीए, अलायंस माफ करें। और फिर आ जाता है दोस्तों 2014 से, हालांकि उससे पहले भी आप लोग देखते हैं 1996 से ही शुरुआत हो जाती है, 1996, और फिर 2014 से एक और गठबंधन जिसका नाम है पहले अटल बिहारी वाजपेयी और फिर नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम कह सकते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसमें पहले तो प्रधानमंत्री बने थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने थे दोस्तों, हालांकि बहुत कम समय के लिए। और वर्तमान में है दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ हुआ है 1989 के बाद। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले ऐसे नहीं था। तो ये सब कुछ 1989 के बाद में हुआ है, तब जाकर के हमारा देश जो है दोस्तों, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था लागू हुई है। तो अभी भी हमारे देश में गठबंधन सरकारें चल रही है दोस्तों। लेकिन 1989 से पहले क्या था? 1989 के बाद हम मान सकते हैं कि भारत बहुदलीय प्रणाली में विश्वास रखने लग गया है। ये सारी जो लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताई है, ये वाली बहुदलीय प्रणाली, ये भारत का एग्जाम्पल है, लेकिन ये 1989 के बाद में। उससे पहले क्या था वो जानने का सवाल है दोस्तों, और यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आज भारत में कैसी प्रणाली है? बहुदलीय। भारत में अभी सरकारें कैसी चल रही है? गठबंधन। लेकिन इससे पहले क्या हालात थे? आइए मैं आपको देश की आजादी के समय ले चलता हूं दोस्तों। और ये देखें दोस्तों, यहां पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि पहला लोकसभा चुनाव, दूसरा लोकसभा चुनाव और तीसरा लोकसभा चुनाव, ये तीनों लोकसभा चुनाव आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। और इन चुनावों के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो 300 से भी ज्यादा सीटें लेकर के जा रही है दोस्तों, 300 से भी ज्यादा सीटें। और हर जगह आपको कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही है। इस व्यवस्था को दोस्तों 1952 जहां हमारा पहला चुनाव हुआ और वहां से लेकर के 1967 तक, याद रखिएगा 1967 में गड़बड़ हो गई, 1952 से लेकर के 1967 तक केंद्र यानी कि संघ तथा राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकारें थी तथा विपक्ष नाम मात्र का था। ये देखिए दोस्तों, ये बुरी हालत थी उस वक्त। हर जगह कांग्रेस का जलवा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कब से कब तक, जरा देख लीजिए कब से कब तक है दोस्तों, 1952 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस ही कांग्रेस। ये देखिए पूरा इलाका, ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस से घिरा हुआ है। और कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे? सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार है। ये जो एक देश एक चुनाव की बातें हो रही है, यही चुनाव होता था। केंद्र के, संघ के, एमपी के और एमएलए के इलेक्शन एक साथ होते थे और सब जगह कांग्रेस। बस यहां 2 जगह कलर अलग है। एक तो यहां जम्मू कश्मीर में, क्योंकि थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला है, और एक आप देखेंगे यहां केरल में। केरल में जो हुआ दोस्तों, वो एक अपने आप में गजब का प्रश्न ही बन गया है। पूरे भारत में कांग्रेस को अगर कोई चैलेंज कर रहा था
क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो मामला ही थोड़ा अलग हो गया, एक विवादित विषय बना दिया उसको। तो हालांकि वहां भी कांग्रेस से ज्यादा आप वहां देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा। केरला के अंदर ज्यादा चर्चा की जाती है, क्योंकि केरला में दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चुनाव जीत करके उसने राज्य में सरकार का गठन किया। अब आप कह दोगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, क्या हो गया, कांग्रेस पूरे देश में थी और केरल के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, इसमें बड़ी बात क्या हो गई। तो दोस्तों जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह चुनाव जीता उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव में विश्वास नहीं रखती थी, वो तो क्रांति करती थी और दूसरे को हटा देती थी। चाहे बात सोवियत संघ की कर लो, चाहे बात आप कर लीजिए यहाँ पर चाइना की बात कर लीजिए, या हमारे कई सारे दक्षिण पूर्व के जो देश थे उनके अंदर भी ऐसा ही हुआ, वियतनाम वगैरह में। कम्युनिस्ट चुनाव में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये देश हिंदुस्तान है दोस्तों, यहां कम्युनिस्ट भी अलग थे और उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया। ये देखिए दोस्तों, केरल में कम्युनिस्टों की जीत, और यहां देखिए पहली लाइन ही क्या लिखी हुई है, 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़ा शांतिपूर्वक, कोई क्रांति नहीं की, और सामने थी देश की सबसे बड़ी पार्टी और कम्युनिस्टों ने उसको चुनाव में हरा दिया। और यहां पर एक सज्जन जो हैं जिनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता, राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूद्रीपाद को सरकार बनाने के लिए बुलाया। अब आप कहेंगे सर यह भी कोई प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल प्रश्न बन सकता है दोस्तों, कि पूरी दुनिया में पहली बार कम्युनिस्टों ने चुनाव लड़कर के कहां सरकार बनाई। सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई है तो वो है भारत में केरल और 1957 में। इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि आप देखिए 1952 से 1967 तक ये कांग्रेस को कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस इस वक्त ऐसी स्थिति में थी कि मेरा शब्द ही है मेरा शासन, मेरा वचन ही है मेरा शासन, कोई मेरे बराबरी में आ ही नहीं सकता। और पहले 3 चुनाव कांग्रेस ने डोमिनेट किया, 1952, 1957 और 1962। और इसीलिए कांग्रेस को एक तरफा राज मिला 1952 से लेकर 1967 तक। अब आप कहेंगे इससे क्या कहेंगे, ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों एक बहुत गजब के विद्वान हैं, उन्होंने एक शब्द यूज किया, तो वो आप लोगों को याद रखना है। रजनी कोठारी ने, एक बहुत अच्छे राजनीतिक विचारक है, रजनी कोठारी ने इस अवस्था के लिए कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस सिस्टम, ज्यादा लिखा हुआ आता पेपर में, कांग्रेस सिस्टम तथा कांग्रेसवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से अक्सर प्रश्न आने की संभावना रहती है दोस्तों। ये शब्द किसने यूज किया दोस्तों? रजनी कोठारी ने। टाइम पीरियड मत भूलना दोस्तों, 1952 से लेकर के 1967 तक। 1967 में राजपाट खत्म हो गया दोस्तों। क्या शब्द यूज किया? कांग्रेस सिस्टम या फिर कांग्रेसवाद, ये शब्द यूज किया। कांग्रेस का सिस्टम चल रहा है, दूसरा कोई उसके सामने टक्कर लेने के लिए स्थिति में नहीं है, तो पूरे भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व चल रहा है। कब से कब तक है? 1952 से लेकर के 1967 तक। हालांकि यहां एक छोटा सा चैलेंज जरूर मिला कांग्रेस को,
ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये केरल के अंदर है। और केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पटकनी दे दी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1957 के अंदर दोस्तों। लेकिन ये दो अपवाद छोड़ दो तो कांग्रेस को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है दोस्तों। एक विद्वान और हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी इसके लिए क्या शब्द यूज किया वो भी देख लेते हैं। मॉरिस जॉन्स ने 1952 से 1967 तक के समय के लिए 1967 तक के समय के लिए एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था तथा कांग्रेस शासित शब्दावली तथा कांग्रेस शासित व्यवस्था, कांग्रेस शासित व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया। शब्दावली का प्रयोग किया। तो भूलिएगा मत दोस्तों, मॉरिस जॉन्स साहब क्या कह रहे हैं कि ये एक दल का प्रभुत्व है, एक दलीय व्यवस्था नहीं है, एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था है। दूसरी पार्टियां तो हैं लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है, और ये एक प्रकार से कांग्रेस शासित व्यवस्था है, ये उन्होंने कहा दोस्तों। टाइम पीरियड मत भूलिएगा दोस्तों, 1952 से लेकर के 1967। हाँ, इसमें एक चैलेंज बीच में जरूर आया, ये चैलेंज जरूर आया। कम्युनिस्टों ने 1957 के अंदर कांग्रेस पार्टी को केरल में हार चखाई, जबकि पूरे देश में उनका दबदबा था, हर राज्य में वो जीत रहे थे, लेकिन केरल में उनको हार माननी पड़ी दोस्तों। और ये देखिए, यहां कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 60 सीटें प्राप्त हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन मिला, और यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस को यह सहन नहीं हुआ, और फिर देखिए कम्युनिस्टों के 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन बर्खास्त भले ही कर दिया, और तब तक कम्युनिस्ट पार्टी एक इतिहास बना चुकी थी। दुनिया में कहीं पर भी संवैधानिक तरीके से चुनाव जीत करके कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई, केरला में 1957 में, और आज भी वहां आप इस पार्टी का दबदबा देखते हैं, उनकी सरकार देखते हैं। तो कांग्रेस को 1967 तक कोई चैलेंज नहीं था। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर 1967 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो गया। आइए दोस्तों, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि 1967 में क्या हो गया दोस्तों। ये देखें दोस्तों, 1967 की चर्चा करते हैं हम लोग। ये देखें दोस्तों, 1967 का चुनाव बड़ा गजब का हुआ था दोस्तों। ये देखें दोस्तों, 1967 का चुनाव, और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, वे प्रदेश जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला, ये जो रेड इलाके हैं, वो यहां देखिए कांग्रेस की सरकार चली गई। एकदम नक्शा चेंज हो गया दोस्तों। पहले आप देख रहे थे सिर्फ केरला में दिक्कत थी, लेकिन अब देखिए रेड में, हर जगह आपको रेड दिखाई देगा दोस्तों। ये देखिए, इवन राजस्थान की भी बात कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कुछ अन्य की सहायता से सरकार बना ली, लेकिन बहुमत नहीं मिला था। ये देखिए, पंजाब से गायब, ये देखिए दिल्ली से गायब, ये देखिए यूपी से गायब, ये देखिए सभी राज्यों से गायब, उड़ीसा से गायब हो गए हैं, और यहां केरला में फिर गायब हो गए हैं। ये यहां तमिलनाडु यानी कि मद्रास से भी गायब हो गए, और बची कहां, जहां जहां आपको येलो हिस्सा दिखाई दे रहा है।
तो भाई साहब कांग्रेस जो है, ये देखिए, इस स्थिति से केंद्र में और राज्यों में सब जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यहां क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए हालात ये हो गए दोस्तों कि राज्यों से उसकी सरकार चली गई। हां, सेंटर में उसकी सरकार आई दोस्तों, लेकिन वो भी जो 300 से ऊपर की जो सीटें ले जा रहे थे वो 300 के अंदर आ गई। तो 1967 में कांग्रेस को डबल झटका लगा दोस्तों। डबल झटका क्या लगा, देख लेते हैं। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार तो बनाई, किंतु उसका वोट प्रतिशत तथा लोकसभा सीटों में कमी आ गई। साथ ही अनेक राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारों का गठन हुआ। और इसी के साथ कांग्रेस व्यवस्था का अंत हो गया। वो जो एक दलीय प्रभुत्व था वो 1967 में खत्म हो गया दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है दोस्तों कि वो कौन सा चुनाव था जिसके अंदर कांग्रेस प्रभुत्व समाप्त हो गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, क्या लगता है दोस्तों, ऐसा क्या हो गया था कि कांग्रेस का प्रभुत्व इतनी तेजी से खत्म हो गया? तो यहां दोस्तों एक नारा चला था दोस्तों, ये देखिए 10वीं कक्षा की किताब में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। आप लोग भी इस किताब को पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद दोस्तों, कई बार पूछा जाता है गैर कांग्रेसवाद क्या है। वाकई में दोस्तों कांग्रेस के प्रभुत्व से कई सारे राजनीतिक दल और उनके नेता चिढ़े हुए थे। और ऐसे ही एक नेता थे राम मनोहर लोहिया। उन्होंने नारा दिया कि जितने कांग्रेस के विरोधी हैं वो मिले, इकट्ठे हों और कांग्रेस को सत्ता से हटाए। कोई भी आ जाए लेकिन कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस नहीं, दूसरा कोई भी चलेगा। और इसी वजह से कांग्रेस की सरकारें यहां से चली गई। तो आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, आखिर ये चेंजेस कैसे हुआ? 1967 के बाद में कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो खत्म कैसे हुआ? तो एक नारा, एक सोच थी जिसने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बनाया और बाकी राजनीतिक दल आपस में मिले, गठबंधन सरकारें बनी और कांग्रेस को बाहर कर दिया। तो कंटिन्यूशन में लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, कंटिन्यूशन में लिख सकते हैं। इस परिवर्तन का कारण
गैर कांग्रेसवाद, इस परिवर्तन का कारण गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा को माना जाता है, जिसके कारण कांग्रेस के विरोधी दल एकजुट हो गए थे। कंटिन्यूशन में ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। गैर कांग्रेसवाद का नारा समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, पार्टी सिस्टम पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये नारा किसकी देन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की देन है, गैर कांग्रेसवाद। और 1967 में कांग्रेस का प्रभुत्व किसकी वजह से खत्म हुआ दोस्तों? तो जवाब है गैर कांग्रेसवाद के कॉन्सेप्ट की वजह से ये खत्म हो गया दोस्तों नारा। तो क्या यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां तक मुझे लगता है दोस्तों सारी बातचीत आपको समझ आ रही होगी। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि 1952, क्योंकि पहला चुनाव हमारे देश में 1952 में हुआ, 1952 से लेकर के 67 के शुरुआत तक कांग्रेस प्रभुत्व था। 1967 में कांग्रेस को चैलेंज मिला और कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो गया दोस्तों गैर कांग्रेसवाद के द्वारा। ठीक है, हालांकि आप लोग जानते हैं पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है भारत में, ये इसके बीच का फेज मान लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, इसके बीच का फेज, किसी भी राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में बनी केरला में। और फिर दोस्तों 1967 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो गया और वो खत्म हुआ दोस्तों गैर कांग्रेसवाद के द्वारा। राजनीतिक दलों ने यह समझ लिया था कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है, क्योंकि देखिए पहले तो कम्युनिस्टों ने करके दिखा दिया, हालांकि उनकी सरकार बर्खास्त हो गई बाद में। फिर सारी पार्टियां मिली और अलग अलग स्टेट में उन्होंने अलायंस किया, कांग्रेस को हराया, सरकार बनाई। तो उनको लगा कांग्रेस को केंद्र में भी हराया जा सकता है। और 1975 के आपातकाल के बाद में तो संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई। सारे राजनीतिक दल मिल गए दोस्तों, और सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर के कहा कि राज्यों में तो कांग्रेस को हराया ही है, आइए सेंटर में भी ऐसा करके दिखाते हैं। और सेंटर में भी दोस्तों ऐसा किया गया। सेंटर में कैसे हुआ आइए उसको देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों 1977 का चुनाव। 1977 के चुनाव में ये जो पीला रंग दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये देखिए कहां है, बहुत सिमट गया है दोस्तों ये पीला रंग। ये यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत इधर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए दोस्तों बीच में, इस पूरे मध्य भारत से
कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। हालांकि राजस्थान में एक बहुत वरिष्ठ नेता नाथूराम मिर्धा जो थे वो उस वक्त चुनाव जीत गए। कांग्रेस को कई कई जगह सफलता मिली, वरना इस पूरे हिस्से में देखिए कांग्रेस का सफाया हो गया। ये राजस्थान में थोड़ा सा पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, पूरे कांग्रेस का सफाया। और वो सारी पार्टियां आपस में मिली और उन्होंने अपने आप को जनता पार्टी नाम दिया। जनता पार्टी नाम से उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, तो भारतीय लोकदल के ही चुनाव चिन्ह का प्रयोग करके उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन अपने अपने कॉम्बिनेशन को उन्होंने जनता पार्टी नाम दे दिया। लेकिन ये गठबंधन सरकार नहीं है, क्योंकि जैसा गठबंधन होता है वैसा इसमें हो नहीं पाया। उन्होंने सबको मिलाकर के जनता पार्टी नाम दे दिया, गठबंधन का नाम नहीं दिया। गठबंधन तो 1989 में शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों 1977 के अंदर पहली बार, अब देखिए दोस्तों इतिहास लिखा जा रहा है। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों राज्यों में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1957 के अंदर केरला में। और फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी है 1977 में दोस्तों। और कौन पहला प्रधानमंत्री बना जो गैर कांग्रेसी पहला प्रधानमंत्री है? जवाब है मोरारजी देसाई। बाद में इस जनता दल सरकार में ही, बाद में इस सरकार में, यानी ये जनता पार्टी सरकार जो है, इस सरकार में चौधरी चरण सिंह जी जो थे, भारत रत्न अब हो गए हैं, चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने। हालांकि कांग्रेस ने उनको समर्थन देने का वादा किया और कांग्रेस ने बाद में समर्थन नहीं दिया और इनकी सरकार भी चली गई। 2 सालों में ये दोनों ही प्रधानमंत्री चले गए दोस्तों। इस सरकार में चौधरी चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री बने। तो ये दोस्तों 1977 का वो चुनाव है जिसमें पहली बार कांग्रेस को चैलेंज तो 67 में ही मिल गया था, लेकिन 1977 वो वर्ष था जब सेंटर से पहली बार कांग्रेस को हटाया गया। और इस पर देखिए 10वीं की किताब में बड़े इंटरेस्टिंग कार्टून आप लोगों को दिखाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 1967 का जो चुनाव है स्वतंत्र भारत में राजनीति को लेकर के, और ये देखिए ये कांग्रेस दिखाई गई है और ये देखिए ये उनकी सरकार जा चुकी है। उस वक्त के ये कार्टूनिस्ट है, उन्होंने ये फोटो बनाया है और इसमें ये सारा जनता पार्टी है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अब केंद्र से चली गई है। लेकिन कांग्रेस, जिसको इतना राजनीतिक अनुभव, जो इतनी पुरानी पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी नेता उनके पास में, क्या जनता पार्टी की सरकार चल पाएगी? सिर्फ 2 सालों के अंदर ही जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे मतभेद हुए और इन मतभेदों के कारण दोस्तों जनता पार्टी की सरकार आखिर गिर गई। जनता पार्टी की सरकार ने 2 प्रधानमंत्री देखे। पहले जो थे वो मोरारजी देसाई थे, फिर चौधरी चरण सिंह जी थे।
चरण सिंह जी इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस ने जिसके खिलाफ ये लड़कर आए हैं, जिसको इन्होंने गिराया है, उन्होंने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी जनता पार्टी टूट गई है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया, चौधरी चरण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया और इसी तरीके से जनता पार्टी सरकार चली गई। सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस वापस अपने प्रभुत्व को प्राप्त कर पाएगी? और वाकई में कांग्रेस ने यह सीखा है कि किस तरीके से वापस एंट्री की जाती है। और ये देखें दोस्तों, कांग्रेस ने जो दूसरा काम किया है 1980s के अंदर, आप देखेंगे, ये देखें दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार जाने के बाद में 1980 में जब वापस से चुनाव हुए तो इंदिरा जी पुनः बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी, पुनः बहुमत से प्रधानमंत्री बनी। और फिर इनकी हत्या के बाद में 1984 में जब चुनाव हुए दोस्तों, तो कांग्रेस फिर भयंकर बहुमत के साथ में सत्ता में आई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और पहली बार कांग्रेस ने 400 सीटों से ज़्यादा सीटें जीती, 400 सीटों से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीती। तो जो कांग्रेस एकदम से नीचे चली गई थी वो वापस ऊपर हुई। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद में आता है वो वर्ष 1989, जिसके बाद में भारत में कौन सी सरकारें शुरू हो गई? गठबंधन सरकारें। और इसीलिए भारत की जो दलीय प्रणाली है उसे हम वर्तमान में कह सकते हैं बहुदलीय प्रणाली। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कितना समझ आया होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है वो जरूर मैं एक बार आपको समराइज करके बता देता हूं। देखिए, पहला स्टेप क्या है? कांग्रेस सिस्टम। पहला बिंदु क्या रखेंगे हम लोग? कांग्रेस सिस्टम। कब से कब तक है? 1952 से लेकर के 1967 तक, 1967 के बाद में खत्म हो गया। क्यों कहते हैं कांग्रेस सिस्टम? क्योंकि केंद्र प्लस राज्यों में, लगभग सारे राज्यों में कांग्रेस के बहुमत वाली सरकारें, सब जगह कांग्रेस थी दोस्तों। वो गाना है ना, हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा, ये जलवा था दोस्तों। फिर आते हैं 1957 की तरफ। यहां एक बहुत बड़ा कमाल हुआ है दोस्तों। यहां पर देखते हैं केरल में, अर्थात केरल में, या यूं लिख सकते हैं किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। और ये देखेंगे दोस्तों 1957, कहां पर? केरल में। और महत्वपूर्ण बात यह है, साम्यवादी दल ने बनाई है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कम्युनिस्ट कभी इस तरीके से काम नहीं करते, लेकिन भारत में किया उन्होंने, साम्यवादी दल ने। फिर चलते हैं दोस्तों तीसरे बिंदु की ओर। गैर कांग्रेसवाद, यह कब सफल हुआ? राम मनोहर लोहिया जी का नारा, कांग्रेस के सारे विरोधी मिले और कांग्रेस के प्रभुत्व को खत्म कर दिया। गैर कांग्रेसवाद ये आया दोस्तों 1967 में। विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें,
गैर कांग्रेसी सरकारें। फिर चलते हैं दोस्तों 1977 की ओर। केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब आई दोस्तों? 1977 में। कौन प्रधानमंत्री बने? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। चलिए उसके बाद में चलते हैं। फिर कांग्रेस का पुनः उत्थान, एक बार फिर कांग्रेस जो है दोस्तों उभरती हुई दिखाई दी और इसका उत्थान हुआ, और ये चला है दोस्तों 1980 के इलेक्शन में, इंदिरा जी थे, और फिर भाई साहब 400 का आंकड़ा पार किया 1984 में। ये हम समझ सकते हैं दोस्तों भारत की दलीय प्रणाली कैसे एक दलीय प्रभुत्व से कैसे बहुदलीय प्रभुत्व की ओर जा रही है। तो क्या यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा है दोस्तों? लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बताइए कि अभी क्या स्थिति चल रही है। अभी क्या चल रहा है दोस्तों? तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों अभी की क्या स्थिति है। नंबर 6 पे देख लेते हैं। गठबंधन सरकारें, और यहां देखिए दोस्तों कौन कौन सी सरकारें आई है, आप लोग जानते ही हैं, हमने चर्चा की है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, फिर आप जानते हैं दोस्तों संयुक्त मोर्चा सरकार, फिर आप जानते हैं दोस्तों यहां पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे आप यूपीए भी कहते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। और फिर चलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में गठबंधन सरकारें हैं, इसका मतलब भारत की दलीय प्रणाली अभी बहुदलीय है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो पार्टी सिस्टम है, राजनीतिक दल हैं और इनकी जो दलीय व्यवस्था है, विशेष रूप से हमें भारत के संदर्भ में पढ़नी है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको जरूर समझ आया होगा, और इसमें बचे हुए पार्ट पर, राजनीतिक दल पर, दलीय प्रणाली पर भी हम एक क्लास और लेकर के आएंगे। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपके लिए ये कितना मददगार हो सकता है। और आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि ये टॉपिक न केवल सेकंड ग्रेड एसएसटी में है, बल्कि ये जो हमारा पीटीआई का जो क्लास है दोस्तों, पीटीआई का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी महत्वपूर्ण है। ये जो पीडीएफ है दोस्तों, इस क्लास में जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये हमारे ऐप में, हमारा जो ऐप है, मतलब जो सिलेक्शन गुरुजी ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड करें। उस ऐप में ये आपको अपलोड मिलेगी फ्री कोर्सेज टैब के अंदर। फ्री कोर्सेज टैब के अंदर आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, केवल मेरी ये बातें सुन ही रहे थे, तो आप वहाँ इस पीडीएफ को देख सकते हैं और इससे नोट्स बना सकते हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, होली का त्यौहार आपने बहुत अच्छा मनाया होगा, तो आप लोगों को वापस से परीक्षा में जुट जाना चाहिए, परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। थोड़ा सा गैप आ गया नया टॉपिक थोड़ा तैयार करने में, अभी भी मैं इसको और अच्छे से तैयार करके इसका सेकंड पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।